बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की बैकबोन। मैथमेटिक्स की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको करने के बाद मैथमेटिक्स आपके लिए बिल्कुल हल्का हो जाएगी इंशाल्लाह। किसी भी लेवल की, किसी भी स्टेज की जो मैथ्स है आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जानी है इंशाल्लाह। और हमारे पास वो टॉपिक दिया हुआ है फैक्टराइजेशन। टॉपिक हमारे पास क्या दिया हुआ है? फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन जो है वो होती क्या है, करते किस लिए हैं, इसका काम क्या है, कितने तरीकों से फैक्टराइजेशन होगी, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एग्जाम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन जो है वो अच्छा खासा पेपर आपका इस फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर से कवर होता है। 20 से 25 मार्क्स का पेपर जो है वो कवर होता है इस फैक्टराइजेशन चैप्टर से। तो ये आपकी बैकबोन ही है फैक्टराइजेशन, और ये वो टॉपिक है जो अमूमन बच्चों का सबसे वीक टॉपिक होता है। एक फैक्टराइजेशन का टॉपिक बच्चों का सबसे ज़्यादा वीक होता है, और एक जो थ्योरम्स वाला ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वो वीक होता है, जबकि इंतहाई आसान से टॉपिक है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले जरा देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ये फैक्टराइजेशन अप्लाई किन किन जगह पे हो रही होगी और किस सिनेरियो में होगी। हमें ये पता है कि हमारे पास अर्थमेटिक 4 ऑपरेशंस हैं, और उनके नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। बचपन से ही आप इन चारों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये 4 हमारे पास ऑपरेशन है, क्लियर है ना? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं ये हमें फैक्टराइजेशन में भी फेस करने पड़ेंगे। एडिशन भी आएगी, सब्ट्रैक्शन भी आएगी, मल्टीप्लिकेशन भी आएगी और डिवीजन भी आएगी। ये चारों से हमारा वास्ता पढ़ने वाला है अभी। लेकिन फैक्टराइजेशन के अंदर जो काम है वो बेसिकली एक खास ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक गेम की तरह से बन गया। ठीक है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? फैक्टर्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमें फैक्टर्स बनाने हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। अब बात आती है कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब होता है वैल्यूज को या नंबर को तोड़ देना, ब्रेक कर देना। नंबर को क्या कर देना? तोड़ देना या ब्रेक कर देना। अच्छा, अब ब्रेक करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम 4 डिफरेंट तरीके से अपनी वैल्यू को ब्रेक कर सकते हैं। समझ आ रही है? ये 4 ऑपरेशन लिखे इसलिए हैं कि हमारे पास एक कोई नंबर दिया जाएगा और हम उसको कितने हिस्सों में कितने टाइम में तोड़ देंगे, 4 तरीकों से तोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 6। नंबर क्या दिया हुआ है? 6। ठीक है, मैं इस नंबर को अलग से करके लिख देता हूँ। नंबर मेरे पास है 6 ही। ठीक है, अब मैं उसको एडिशन के सिनेरियो में भी तोड़ दूंगा, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। तोड़ने का मतलब क्या होता है? आपके पास 100 रुपए का नोट है, एक दुकान पे आप जाके उसको बोलो मुझे चेंज दे दो। ठीक है, या मतलब इसको आपने तोड़वाना है 100 का नोट, तो आपको खुले पैसे मिल जाएंगे। उन सबको सम अप करोगे तो दोबारा कितना बनना चाहिए? 100 ही बनना चाहिए। अगर 90 बन रहे होंगे तो आप बोलोगे कि नहीं ये तो पूरे पैसे नहीं है। तो 100 के नोट के बदले जितने भी नोट आएंगे सबका सम अप करोगे तो कितना बन जाएगा? 100। तो मतलब आपने उस नोट को तोड़ दिया, छोटे छोटे नोट्स में तोड़ दिया। बात समझ आ रही है? तो फैक्टराइजेशन के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। नोट तोड़ने की एक एग्जांपल बताई थी, ऐसा होता नहीं है लेकिन एक समझाने के लिए बताया था कि दोबारा जोड़े तो एक्चुअल चीज बनती है। तो फैक्टराइजेशन के अंदर भी यही होता है कि हमने क्या करना होता है? नंबर को तोड़ना होता है। तो सबसे पहले तो नंबर को तोड़ने के तरीके देख लेते हैं, और फिर फैक्टराइजेशन का ताल्लुक किस तरीके से होगा उसको देख लेते हैं। तो 6 को मैं क्या इस तरह से तोड़ सकता हूँ? 5 + 1 में। 5 में 6 की जगह था, मैंने 5 + 1 लिख दिया। इन दोनों को जमा करूंगा तो दोबारा क्या बन जाएगा? 6। तो
इसी जगह पे अगर 6 लिखा हुआ है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 6 जो है वो बराबर है 5 + 1 के? मतलब मैंने इसको 5 और 1 में तोड़ दिया, लेकिन जो मैंने इसको तोड़ा किस फॉर्म में तोड़ दिया? एडिशन की फॉर्म में तोड़ दिया। प्लस साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ पर एडिशन हो रही है, एडिशन की फॉर्म में मैंने इस नंबर को तोड़ दिया है। बात को गौर से समझ लीजिएगा, मुश्किल कुछ नहीं होता, लेकिन जो असल जो फाउंडेशन है ना, यहीं से गड़बड़ होती है। कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। मैंने बताया कि ये फैक्टराइजेशन एक गेम की तरह है, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, यहाँ से शुरू किया और यहाँ से घुमा फिरा के यहाँ तक पहुंचना है। आखिरी पता होता है कि भाई ये एंड की बला आएगी, इसको मारेंगे तो गेम राउंड पार हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही काम है, सवाल दिया हुआ होगा, पता होगा ये आखिरी रिक्वायर्ड चीजें आ गई तो काम हो गया। एक स्टेप में भी आ सकती है, 10 स्टेप में भी आ सकती है, समझ आ रही है? तो बहुत गेम की तरह से सारा काम हो जाएगा। लेकिन जब आप हर बात को समझ लोगे कि हम किन किन चीजों को कैसे कैसे तोड़े और कौन सी चीज हमें अलाउ है और कौन सी चीज हमें अलाउ नहीं है, तो एडिशन की फॉर्म में तोड़ सकता हूँ ना 6 को। ओके, मैंने सब्ट्रैक्शन को जो है वो तोड़ दिया, 8 - 2 कर दिया। तो मुझे बताओ कि अगर मैं 8 में से 2 लेस कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? मतलब 6 को सब्ट्रैक्शन फॉर्म में भी तोड़ा जा सकता है, 8 बना दो, 2 बना दो, और भी बना सकता था, 7 - 1 भी कर सकता था, तो भी क्या आ जाता? 6 आ जाता। इसको मैं 3 + 3 भी लिख सकता था, 4 + 2 भी लिख सकता था, मतलब बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में तोड़ूं तो 3 × 2 का कितना होता है? तो मैं इसको और किस फॉर्म में तोड़ सकता हूँ? मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में भी तोड़ सकता हूँ। और अगर डिवीजन फॉर्म में तोड़ूं तो क्या करूंगा? 12 / 2 करूं, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा? 6। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 12 / 2, 2 1 2, 2 6 12 आ जाएगा। फिर आंसर क्या आ गया? 6। 4 ऑपरेशन की ग्रिड पूरी मैथ्स घूम रही है, ऐसा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हमने ये कहा कि कोई भी आपको नंबर दिया जाए, कोई भी वैल्यू दी जाए, चाहे वो अर्थमेटिक मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो, चाहे कोई अलजेब्रिक वैल्यू हो, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल की फॉर्म में हो, चाहे कांस्टेंट फॉर्म में हो, आपने उसको तोड़ना है। सही है? ये तोड़ने का जो प्रोसेस है इसको नॉर्मल हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? अच्छा, अब ये सारे मेथड फैक्टराइजेशन में नहीं आते, ठीक है? अब जरा फैक्टराइजेशन को समझ लीजिएगा। इस चीज को फैक्टराइजेशन के जुमरे में डाला जाता है। हम अगर ये कहते हैं कि नंबर को इस तरह से तोड़ा जाए कि वैल्यूज मल्टीप्लाई होने के बाद एक्चुअल रिजल्ट दे रही, सिर्फ और सिर्फ क्या, किस तरह से ब्रेक करना है कि वैल्यूज क्या हो रही हो? मल्टीप्लाई होने के बाद। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा कि फैक्टराइजेशन का मतलब है वैल्यू टूटेगी तो सही, लेकिन जो हमारी रिक्वायर्ड टास्क है वो ये है कि आंसर में वैल्यूज या नंबर आपस में क्या शो होने चाहिए? मल्टीप्लाई होते हुए शो होने चाहिए। नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, नो डिवीजन, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए हमें? मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लिकेशन में तोड़ दिया तो ये जिस मेथड से भी तोड़ा है वो मेथड क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। और ये आपके पास जो कंपोनेंट्स आ गए 3 और 2, ये बेसिकली फैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए? कितने फैक्टर्स आ गए? 2। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 15। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसके फैक्टर्स बनाए। क्या बनाए? तो नॉर्मली हमें छोटे लेवल पे टेबल्स आते होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से इजीली कि भाई इसके जो फैक्टर्स बनेंगे 3 और क्या बताएंगे? 5। बात समझ आ रही है? क्योंकि नॉर्मल हमें छोटे लेवल के टेबल्स आते थे, हमने टेबल पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन में इसको फौरन तोड़ दिया। तो 15 के कौन से 2 फैक्टर्स आ गए? 3 और क्या आ गया? 5। ये दोनों 3 और 5 बेसिकली क्या है? फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? 15 के। तो फैक्टर का मतलब समझ आ रहा है? तोड़ना है। किस फॉर्म में तोड़ना है? हर सवाल अब आपको घुमाने के लिए क्या करेगा? कभी वो एडिशन की फॉर्म में सवाल दे देगा, आपने उसको मल्टीप्लिकेशन सेगमेंट में कन्वर्ट करना है, कभी वो सब्ट्रैक्शन में दे देगा, समझ आ रही है बात? कभी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबको मर्ज करके दे देगा, अलग अलग तरह से आपको घुमाता रहेगा। काम क्या करना है आपने? उसको ऐसे सिंपलीफाई करके लेकर आएंगे कि आखिरी में वैल्यूज कैसे शो हो रही हो? मल्टीप्लाई होकर शो हो रही हो। समझ आ रही है बात? तो आपको अपना रिजल्ट पता है, बिल्कुल पता चल गया कि आखिरी आपका रिजल्ट कहां जाके एंड हो जाएगा? जब आपको ये शो हो जाए कि सारी की सारी वैल्यूज अब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी। क्लियर है सबको ये?
तो ये बात ध्यान में रखिएगा, फैक्टराइजेशन का मतलब है कि अपने वैल्यूज को, अपने नंबर्स को इस तरह से तोड़ दो कि वैल्यूज मल्टीप्लाई होने के बाद एक्चुअल नंबर जनरेट करें। तो मुझे एक बात बताइए, कितने टेबल्स हम याद कर सकते हैं? लाइक मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 64। क्या दिया हुआ है? 64। अब 64 का अगर मैं टेबल पढ़ूं तो 8 8 से कितना होता है? 64। तो काम हो जाएगा। कोई और ऐसा नंबर उठा देते हैं बीच में, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर दिया हुआ है 18, ठीक है? तो 3 3 का कितना होता है? 3 3 का होता है 9। 3 3 का क्या होता है? 9। 9 2 का कितना होता है? 18। अब इसके अंदर कभी रिजल्ट आ जाएगा, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। इस मींस इसके लिए टेबल याद करने पड़ेंगे। अब मतलब इसके लिए भी हमें टेबल अगर नहीं पता तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन दे देता हूँ आसान सा नंबर्स के लिए फिलहाल, कि अगर कोई नंबर आ जाए, जैसा भी नंबर आ जाए, अगर उसके फैक्टर बनाने पड़ जाए तो कौन सा आसान विदाउट टेबल, कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप इजीली उसके फैक्टर बना दो। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं जो भी नंबर है आप इसका एलसीएम ले लें। क्या ले लें? एलसीएम। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। मतलब सबसे छोटे छोटे से इसको टेबल पढ़ते जाओ, छोटा छोटा टेबल, और इसको डिवाइड करते जाओ जी। आखिरी डिजिट 8 आ रहा है, इसका मतलब है 2 से डिवाइड हो जाएगा। आखिरी वाला अगर डिजिट इवन होता है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाता है जी। 2 9 से कितना होता है? अब आखिरी जो डिजिट है वो एक ही बचा है, 9 है, ये इवन नहीं है, ऑड है, तो इसका मतलब है अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो 3 3 का कितना होता है? 9। फिर 3 आ गया, हमें पता है 3 किसके टेबल में आएगा? तो हमारे पास ये जो तीन वैल्यूज आ रही है इनको लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पढ़ के देख लीजिए। 2 3 का 6, 6 3 का कितना हो गया? तो आपने 18 को कैसे तोड़ा? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तोड़ दिया, मसला हल हो गया। तो मतलब ये कि नंबर तो हमारे लिए बहुत ही आसानी से टूट जाने वाले हैं। कोई भी नंबर आएगा, अगर उसके फैक्टर बनाने के लिए आ जाए, चाहे वो 3 लेवल पे आए, 4 लेवल पे आए, किसी भी लेवल पे आपके पास अगर ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें आपके नंबर को ब्रेक करने के लिए कह दिया जाए, मींस फैक्टर्स बनाने के लिए आ जाए, तो आपने कौन सा मेथड यूज कर लेना है? एलसीएम ले लेना है। वो नंबर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 10, मैंने 10 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो क्या करना चाहिए? एलसीएम ले लेना चाहिए। टेबल पढ़ लेते हैं। 2 5 का कितना होता है? 10, और 5 1 का क्या होता है? 5। तो 2 into 5, ये 2 और 5 आ गया। यही बेसिकली फैक्टर है। किसके फैक्टर है? 10 के फैक्टर है। करके देख लें। 2 5 का कितना होता है? 10। दोनों आपस में क्या ऐड होके बना रहे हैं? सब्ट्रैक्ट होके बना रहे हैं? नो, मल्टीप्लाई होके। अगर नंबर को ऐसे तोड़ दिया जाए कि वैल्यूज मल्टीप्लाई होके ओरिजिनल चीज जनरेट कर रही हो, यही समझाया है, मल्टीप्लाई होके ओरिजिनल चीज जनरेट कर रही हो, तो आपके पास ये भी फैक्टर है और ये भी क्या है? फैक्टर। क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 3, मैं आपसे कहता हूं इसके फैक्टर बनाइए। क्या बनाइए? अब 3 का टेबल नहीं आता, ओके, तरीके का क्या बनाता है? एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 1 का कितना हो गया? 3। फैक्टर का मतलब है एक से ज्यादा। मिसाल के तौर पे ये पेन है, तोड़ने का मतलब होता है कि एक से ज्यादा वैल्यू आएगी। इसको तोड़ दूंगा तो 2 हिस्से हो जाएंगे ना, एक से ज्यादा ही हुए। और अगर ये पूरा का पूरा वैसे ही रहा तो टूटा तो नहीं ना। कहते हैं ना ये चीज टूट गई। टूट का मतलब होता है एक चीज थी अब कई हिस्सों में टूट गई, चाहे वो 2 हो जाए या 2 से ज्यादा हो जाए, लेकिन एक चीज पूरी सालिम ही रहे तो कहते हैं कहेंगे टूटी है, नहीं ना। तो आपके पास अभी 3 तो टूटा ही नहीं है, कैसे तोड़ दिया आपने इसको? है ही सिंगल नंबर, एलसीएम में भी नहीं आ रहा। तो ये याद रखिएगा कि किसी जगह पे अगर कोई चीज नहीं बन रही तो 1 तो है ना, 1 का टेबल पढ़ लेते। 1 1 सा क्या हो जाएगा? 1। तो अब आपके पास 3 के फैक्टर्स अगर मैं बोलूं कौन कौन से होंगे, तो 3 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 3 के साथ क्या जुड़ जाएगा? 1। क्लियर है बात? तो ये बहुत कॉमन सी चीज बता रहा हूं, ये है छोटी सी बात, लेकिन आपके बहुत सारे सवालों में ये हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, जो छोटी छोटी सी चीजें रह जाती है ना, वही हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बनती है। तो एक सिंगल नंबर आएगा, परेशान होंगे कि सर ने तो एलसीएम बताया था, इसका एलसीएम कैसे लूं? कोई प्राइम नंबर आ जाएगा, लाइक 7 आ गया, 11 आ गया, तो अब इसका एलसीएम कैसे लूंगा? नहीं आएगा ना एलसीएम, तो किसी टेबल में नहीं आते। प्राइम नंबर वही होते हैं, हमने पढ़ा है कि वो नंबर जो सिर्फ अपने ही इटसेल्फ टेबल में है। जैसे 2 है अपने टेबल में आता है, 3 है अपने टेबल में आता है, 5 है अपने टेबल में आता है, 7 है अपने टेबल में आता है, 11 है, 13 है, ये सब अपने अपने टेबल में आते हैं। तो इनका एलसीएम कैसे आएगा? नहीं आएगा ना।
तो अब समझ आ रही है, जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके साथ में कौन सा फैक्टर जोड़ दिया जाएगा, ये भी मसला हल हो गया। तो नंबर्स के अंदर तो अब कोई उलझाव नहीं रहा ना, छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, प्राइम नंबर हो, इवन हो, ऑड हो, आप आराम से एलसीएम के जरिए क्या कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। ये तो एक छोटा सा आपके पास जो है वो एक थीम मैंने आपको बता दी, स्टार्टिंग बता दी कि एक्चुअल फैक्टराइजेशन का मकसद क्या है। आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को, आई थिंक सो इसको इजीली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और इसको जब 2-2 3-3 दफा आप दोबारा से देख लोगे और कॉपी पेस्ट को फेयर करते रहोगे वीडियो को देखे, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, जिसकी फैक्टराइजेशन अच्छी है उसको फैक्टराइजेशन से प्यार हो जाता है, उसको मैथ्स से प्यार हो जाता है, उसको मैथ्स अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। जब मैथ्स अच्छी लगती है तो फिजिक्स खुद ब खुद अच्छी हो जाती है, केमिस्ट्री खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। समझ आ रही है बात? तो मैथ्स के अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स की जान है, जिससे आप में भी जान पड़ जाएगी। आपको ये समझ आ गया ना, इसका एक अलग नशा है, आपका खुद से हाथ चलेगा, आपका खुद से दिल किया करेगा कि यार जबरदस्त, अब तो पढ़ाई समझ आ रही है, काम हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो ताल्लुक है वो किससे, फैक्टराइजेशन से। हर लेवल पे आपको जो चीज मैथ्स में तंग करने के लिए रेडी खड़ी हुई है वो फैक्टराइजेशन है, पता ही नहीं होता कि फैक्टराइजेशन क्या है। अच्छा, अब मैंने एक चीज आपको भी समझाई कि फैक्टराइजेशन का मतलब है कि नंबर को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तोड़ दिया जाए, ऐसे ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं, तो यही पता ना, क्रॉस यूज करते हैं, ऐसे ही है। अभी इसके आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि मल्टीप्लिकेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कई सिंबल हैं, 10-10, 12-12, 15-15 सिंबल्स हैं। कभी सुने इतने सिंबल्स? हमने तो एक ही सुना है ना। तो बात सिर्फ यही आती है कि हम छोटी छोटी चीजों को काउंट ही नहीं करते, ये छोटी चीजें ही तो सब बना रही है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये चेक कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब जो हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तोड़ना है, मल्टीप्लिकेशन को लिखने के तरीके कितने, किस किस तरह से लिखूंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। क्लियर है? फिलहाल मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं जस्ट, फिर उसके बाद वेरिएबल्स की बात अलग कर लेंगे। फिलहाल नंबर के सेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ लीजिएगा। मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 3 और एक नंबर दिया हुआ है 2, ये दो फैक्टर्स हैं। मैं इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। इनको मल्टीप्लाई करने के एक तरीका कार क्या है कि इसके दरम्यान में क्या लगा दिया जाए, क्रॉस। दूसरा तरीका कार ये है कि 3 को आपने लिखा और आपने जो है क्रॉस के निशान डाला, लेकिन 2 को आपने ब्रैकेट में डाल दिया। किस में डाल दिया? ब्रैकेट में। तो अगर आपके पास 3 लिखा हुआ है, क्रॉस अपनी जगह पे है, लेकिन 2 इंडिविजुअल था, अब हमने उसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है, तब भी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर मैंने 3 लिखा और उसके साथ जो है कुछ भी नहीं डाला, पहले तो क्रॉस डाला था ना, अब कुछ भी नहीं डाला, तो भी ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। तो भी किसको शो कर रहा है? कभी क्रॉस डाल गया, ठीक है, क्रॉस डालना भूल गया तो परेशान में, तो ये क्या, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से क्या हो रहा है, समझ आ रही है बात? ये छोटी छोटी सी बातें आपको मैथ्स में तंग करेंगी, बार बार करेंगी। जो मैथ्स अच्छी नहीं लगती, प्रॉब्लम करती है, सवाल नहीं समझ आता, इसी वजह से नहीं समझ आता कि ये लिखे किस तरह से नहीं। कभी टीचर ने कुछ लिखा, कभी टीचर ने कुछ लिखा, आपको समझ ही नहीं आता ये क्या लैंग्वेज चल रही है, क्योंकि टीचर कभी क्रॉस लगाती है, कभी अचानक अगले शब्द में चेंज कर लिया उसने। आप बोलते हैं कभी तो क्रॉस लगाया, अभी उसने अचानक क्रॉस का कर दिया। तो भाई मल्टीप्लिकेशन को ऐसे भी शो करते हैं और ऐसे भी करते हैं। अच्छा, इसके दरम्यान में अगर मैं डॉट लगा दूंगा, वैसे तो डॉट डेसिमल के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं इसके दरम्यान में डॉट लगा दूंगा तो भी ये किसको शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। अगर मैं इसके दरम्यान में इस तरह से लिख देता हूं 3 into 2, तो वैसे ये 3.2 है, अर्थमेटिक में ये क्या कहलाएगा, 3.2। लेकिन अगर ये अलजेब्रा में आ जाएगा तो वहां पर हम डेसिमल फ्रैक्शन कम यूज करते हैं, वहां पर कॉमन फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो क्या कहलाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये डॉट भी मल्टीप्लिकेशन के लिए आ रहा है। लाइक इसके मिसाल इस तरह से देता हूं, 5 into 4 into 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है,
5.4.3 है, डेसिमल तो एक ही होता है ना, तो अब ये शो कर रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, लेकिन अगर मैं इसके दरम्यान में कुछ भी नहीं डालता तो अब ये क्या बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 43, क्या बन गया, और अगर मैं यहाँ डॉट डाल दूं, यहाँ क्रॉस डाल दूं तो कोई परेशानी तो नहीं है भाई, ये भी मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, ये भी किसको शो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा आपको मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स पता होने चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन शो कैसे हो रही है, जब ये शो होना पता चल जाएगा तभी आपके लिए आसानियां आएंगी। मुश्किल कुछ भी नहीं है, इतनी आसान है कि शायद 1 क्लास वाला भी इजीली पढ़ ले, इतना आसान है फैक्टराइजेशन, सही है। सिर्फ एक हवा बनाया हुआ है, परेशान किया हुआ है सबने, और ये सिर्फ टीचर के ऊपर बेस करता है, वो उसको इतने मुश्किल तरीके से बताने की कोशिश करता है फैक्टराइजेशन को कि आप परेशान हो जाते हो ये फैक्टराइजेशन क्या है। होता क्या है कि जब आप स्टार्टिंग बुक से कर लोगे ना, मतलब बुक आपने उठा ली, खोल ली और वहां से काम कर रहे हो तो फंस जाओगे। बुक के अंदर जो आपका एक सवाल दिया हुआ है उसमें 10 नई चीजें, वो 10 नई चीजें एक 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 करके पढ़ लो, फिर सवाल पे चले जाओ। कैसे सवाल अटकेगा, इंसान है ना, इंसान की फितरत है, एक कोई मुश्किल चीज आएगी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, 10 मुश्किलें आएंगी मैं परेशान हो जाऊंगा, ऐसे ही है ना। तो सवाल भी इसीलिए मुश्किल लगता है कि हमें हर स्टेप में एक मुश्किल नई चीज आ रही होती है, पता ही नहीं होता अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो वो जो मसले आपके पास सवालों में आने हैं, टीचर का काम होता है कि एक एक मसले को अलग अलग करके बताते जाओ, जैसे मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। ये मामूली सी चीज है लेकिन यही आपको तंग करेगी, ये छोटी छोटी बातें मामूली मामूली बताता रहूंगा, ये बंच बन जाएगा। सवाल उठाएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इंशाल्लाह। अच्छा और क्या कर सकता हूँ, 3 मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, 2 ब्रैकेट में लिख दिया, तो भी आपस में क्या हो रहे हैं, 3 लिख दिया, बीच में क्रॉस डाल के 2 डाल दिया तो भी क्या हो रहा है, और अगर इसके दरम्यान में डॉट डाल दूंगा तो भी क्या हो रहा है। अगर मैंने 3 जो है वो ब्रैकेट में डाला लेकिन 2 बाद में लिख दिया तो भी क्या हो रहा है, समझ आ रही है। 3 लिख दिया लेकिन डॉट के बाद 2 डाल दिया तो भी मल्टीप्लाई, 3 लिख दिया क्रॉस के बाद 2 डाल दिया तो भी क्या हो रहा है, कितने सारे सिंबल्स हो गए, काउंट कर ले, समझ आ रही बात। तो ये तो सिनेरियो किसमें था, नंबर्स में। वेरिएबल में भी सब कुछ ऐसे ही रहता है सिवाय एक बात के, वेरिएबल में सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगा वो बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर लिखा हुआ है एक ए और एक दिया हुआ है बी, अभी क्या लिखा हुआ है ये ए मल्टीप्लाई बाय बी, अगर मैं इनके दरम्यान में डॉट डाल दूं तो अभी क्या हो रहा है, अभी अगर मैं इसके दरम्यान में डॉट डाल के ब्रैकेट डाल दूं तो भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्रॉस डाल के बी डाल दूं तो भी क्या हो रहा है, ए को अलग लिखूं बी को अलग लिखूं तो भी मल्टीप्लाई, ए को ऐसे लिखा है डॉट के बाद बी डाल दिया तो भी मल्टीप्लाई, इसके दरम्यान में डॉट डाल दूंगा तो भी मल्टीप्लाई है, और अगर इस तरह से लिखूंगा तो भी क्या सेम ये पैटर्न चलता रहेगा। मैंने बताया सिर्फ एक चीज यूनिक है, और वो क्या यूनिक है वो बता देता हूँ, ठीक है। अगर ए लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है, इसके दरम्यान में कोई साइन नहीं है, इनके दरम्यान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ए मल्टीप्लाई बाय क्या है बी, ये भी मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, समझ आ रही है बात। अगर मैं यहां पर इस तरह से लिख दूं लाइक मेरे पास एक 3 नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ चलता हुआ 3 और 2 अलग अलग नहीं किया मैंने, मतलब कोई निशान नहीं डाला, सिंपल 3 और 2 लिख दिया, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 32 है, ये 32 है, ये क्या है। अगर इसके दरम्यान में कुछ होगा तो निशान चलता हुआ आएगा, कुछ ना कुछ, चाहे डॉट डले, चाहे क्रॉस डले, चाहे ब्रैकेट में इनक्लोज हो, कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन वेरिएबल के दरम्यान में अगर कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, क्लियर हो जाएगी बात, समझ आ गई। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर ए भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, अगर मैं ऐसे लिख दूं ए डॉट बी मल्टीप्लाई बाय सी तो इसका मतलब क्या है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, समझ आ रही है। तो परेशान नहीं होना, यहाँ पर डॉट डाल दिया, यहाँ क्रॉस डाल दिया, है क्या वाला तो पता नहीं होता, इसीलिए हमें परेशानी हो रही होती है। तो एग्जामिनर तो आपको सिर्फ जज करने के लिए बैठा होता है कि ये कर क्या रहा है, देखते रहे। अब मुझे बताइएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी क्रॉस सी इंटू डी इंटू ई, क्या कहते हो, क्या सारे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, फिर ये इससे, फिर ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोई सन नहीं है, तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके से जुड़े हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया, उसमें इतनी वैरायटी मौजूद है, और टीचर की बताता है वैरायटी, कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता, शायद
किसी को अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी हो कि बच्चे को एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि 9th वाला ये सोच के आता है बच्चे ने 8 में पढ़ा होगा, 8 वाला सोच के आता है 7 वाले ने पढ़ाया होगा, इसी तरह से वो सोचता है। और जो 1 क्लास वाला होता है वो कहता है बाकी बैठ के से सीख कर आया होगा, तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं होता। जब पढ़ाया नहीं होता तो मसला तो रहेगा ना अपनी जगह पे, मसला कोई भी नहीं है। छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर होंगी तो मसले कोई भी नहीं रहेंगे। आई थिंक सो यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। पहली चीज हमने फैक्टराइजेशन देख ली, ये क्लियर हो गई। फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नंबर को तोड़ देते हैं। किस फॉर्म में तोड़ते हैं? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। किस फॉर्म में तोड़ रहे हैं? फिर मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट करने के तरीके कार कौन कौन से सारे बता दिए, नंबर्स में भी बता दिए, वेरिएबल की फॉर्म में भी बता दिए। बस सिर्फ वेरिएबल में एक फर्क है कि अगर किसी के दरमियान में 2 वेरिएबल लिखे और कोई साइन नहीं हो तो भी वो मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। क्लियर हो गई बात? रब कर दूं इसको। अभी हमारे पास जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट वैल्यू थी। कौन सी वैल्यू थी? मतलब एक नंबर जस्ट सिर्फ दिया हुआ था, उसी नंबर को तोड़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हम अरिथमेटिक में भी काम करते हैं, मींस कांस्टेंट वैल्यू पे भी काम करते हैं, और वेरिएबल वैल्यूज पे भी काम करते हैं, मींस अलजेब्रा पे भी काम करते हैं। ऐसे ही ABCD ऑनवर्ड इस तरीके से चल रहा होता है। तो मैं जो शॉर्ट फॉर्म में अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन है वो दे देता हूँ। इतना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मुझे फैक्टराइजेशन में आपको बताने में कोई परेशानी ना हो। अलजेब्रा एक इटसेल्फ अपना एक अलग सा टॉपिक है, लेकिन मुझे जितनी जरूरत फैक्टराइजेशन समझाने के लिए मैं उतना पार्ट आपको फैक्टराइजेशन के हिसाब से यहाँ पर समझा देता हूँ। मेरे पास एक नंबर कहीं पर लिखा हुआ है -4x की पावर 2। सही है, मैंने एक अलजेब्रिक सेंटेंस लिख दिया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। क्या लिखी हुई है? -4x स्क्वायर। अब यहाँ पर कितनी चीजें हैं जिनको आपने समझना है? 3 चीजें मौजूद है। ठीक है, पहली चीज आपके पास इस एक्सप्रेशन का साइन है। पहली चीज क्या है? साइन है। सेकंड चीज आपके पास कोफिशिएंट है, और तीसरी बात जो आपको समझनी है वो वेरिएबल, और चौथी चीज भी लिख देता हूं चले कि आपके पास पावर क्या है, एक्सपोनेंट या पावर क्या है। क्लियर है? हर अलजेब्रिक सेंटेंसेस में ये 4 चीजें पाई जाएंगी, याद रख लीजिएगा। हर अलजेब्रिक सेंटेंसेस में इस कोई भी अलजेब्रा का सवाल या कोई उसकी वैल्यू इनसे अलग नहीं है। सब में ये चीजें जुड़ी हुई होंगी, किसी में वाज़े तौर पे नजर आ जाएंगी, किसी में हमें ढूंढनी पड़ेगी। समझ आ रही है? जैसे अभी एक सवाल था ना, एक नंबर दिया हुआ था, तो मैंने कहा कि इसको फैक्टर बनाओ, तो आपको टेबल ही नहीं आता था 3 का, तो 3 का तो कोई फैक्टर बन ही नहीं रहा था ना। तो फिर हमने अपनी अक्ल लगा के बोला 1 भी तो आता है, तो हमने 1 से डिवाइड करके निकाल लिया था। बिल्कुल इसी तरह से छोटी छोटी सी बारीकियां यहाँ पर होंगी, जिनको अगर आप सवाल में जाने से पहले अगर क्लियर कर लो तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि एक अलजेब्रा के सवाल में, एक अलजेब्रिक सेंटेंस में, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये चारों चीजें जुड़ी हुई होंगी। क्लियर है बात? इन चारों में से कोई भी मिसिंग लग रही हो तो वो अभी हम क्लियर कर लेंगे कि अगर कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब क्या है। समझ आ रही है? लेकिन ये चारों हिस्से होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज साइन। साइन क्या होता है? जो भी अलजेब्रिक सेंटेंस लिखा हुआ होगा इसके स्टार्ट में होगा। इसके कहां पर लिखा होगा? स्टार्ट। स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है? माइनस। तो मतलब इसका साइन जो है वो क्या है? माइनस का। क्या लिखा हुआ है इसका साइन? माइनस। मतलब जो शुरू में लिखा हुआ है वही इसका साइन है। क्लियर हो गई बात? ओके, अब आप चले गए वेरिएबल पे। ए से जेड तक जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, ए से लेकर कहां तक? जेड तक। ए टू जी हमारे पास जो भी अल्फाबेट्स हैं उनको हम वेरिएबल्स में काउंट करते हैं। समझ आ रही है बात? ए से लेकर जेड तक जो हमारे पास लेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? तो हमारे पास ए से लेकर जेड तक कौन सी चीज यहाँ पर अवेलेबल है? एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या दिया हुआ है? ये जो एक्स हमारे पास दिया हुआ है यही एक्चुअल वेरिएबल है। यही क्या है? 2 बातें हो गई।
कोई मुश्किल तो नहीं थी। जो स्टार्ट में लिखा हुआ है वो क्या है, साइन, और जो वेरिएबल है उसकी जजमेंट का तरीकेकार बता दिया, ए से जेड तक जो तुम्हें चीज नजर आ जाए फौरन लिख दो कि भाई यही वेरिएबल है। समझ आ रही है बात? वेरिएबल के राइट साइड पे ऊपर करके एक वैल्यू लिखी हुई है, वेरिएबल के ऊपर राइट साइड पे करके जो वैल्यू लिखी हुई है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, पावर। क्या कहते हैं, तो पावर भी लिख जाएगी। कुछ सवालों में साइन नहीं दिखेगा, कुछ सवालों के अंदर वेरिएबल भी नहीं दिखेगा, कुछ सवालों में पावर ही नहीं दिख रही होगी, कुछ में वाज़ेह तौर पे नजर आएगी, कुछ सवाल अभी मैं लिखूंगा जो अभी आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको दिखेगी नहीं। लेकिन जो नहीं दिख रहा उससे क्या मैसेज निकालना है वो तरीका जब आपको पता चल जाएगा तो आपको फिर आगे कंफ्यूजन सवालों में नहीं होगी। काम इन चारों का होना है, काम क्या है, चारों का। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आनी है, जब ये दिखेंगे तभी तो इन पे एक्शन लोगे, जब ये दिखेंगे नहीं तो कहां से एक्शन लोगे, फंस जाओगे ना सवाल में। तो हम जो सवाल में फंसते हैं इसी वजह से फंसते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमें क्लियर ही नहीं होती। तो ये चारों का ताल्लुक जरा देख लीजिएगा। साइन आपको पता चल गया, वेरिएबल आपको क्लियर हो गया, वेरिएबल के ऊपर राइट साइड पे क्या चीज लिखी हुई है, पावर लिखी हुई है। x पे पावर 2 और समझाने के लिए बता देता हूं, इसका मतलब है कि x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर का मतलब क्या है कि x बेसिकली कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। अगर x पे पावर 5 होती तो मींस x कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 टाइम्स। x पे पावर 10 होती तो x कितनी दफा मल्टीप्लाई होता, तो x के साथ 10 दफा अगर मैं x लिख दूं, x into x into x into x, तो मेरे लिए प्रॉब्लम का वाइस है ना कि 10x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनको शॉर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, पावर में। सेम वेरिएबल्स अगर आपके पास आ रहे हो तो उनको हम रिपीट नहीं करते, उनको हम रिपीट नहीं करते, उनको सबको सम अप करके पावर में बना देते हैं। सबको सम करके क्या बना देते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो शॉर्टकट है बेसिकली वो हमें किस फॉर्म में मिल जाता है, एक्सपोनेंट या पावर फॉर्म में। क्लियर है ये बात? मैंने अभी आपको बताया ये इटसेल्फ अपने लिए डिटेल लेके बैठे हुए, लेकिन मैं सिर्फ उतनी बातें आपको बता रहा हूं जितनी बातें मुझे फैक्टराइजेशन में जरूरत है। अच्छा, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल से शुरू में जो कुछ भी लिखा हुआ है विद साइन, ये क्या लाता है, कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, -4। साइन अगर सिर्फ पूछा जाए तो साइन क्या दिया था, माइनस। अगर पूछा जाए कोफिशिएंट क्या है तो साइन समेत बताना है वो, तो इसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, -4। क्लियर है बात? एक और सवाल जरा कर लेते हैं, उसमें ये सारी बातें दोबारा से लिख लेते हैं। एक मेरे पास सवाल दिया हुआ है -9 b⁻3। तो यहां पर हमारे पास साइन क्या दिया हुआ है, इसी साइन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो साइन क्या दिया हुआ है, माइनस। कोफिशिएंट जो है वो साइन के साथ होता है, मतलब इस वेरिएबल के शुरू में जो कुछ लिखा है वो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, -9। और वेरिएबल a to z बताया था तो वेरिएबल क्या दिया हुआ है, b। और वेरिएबल पे राइट साइड पे जो ऊपर चीज लिखी हुई है पावर, तो पावर क्या दी हुई है, क्लियर हो गई ये बात? कोई मुश्किल तो नहीं थी? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मेरे पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x⁵। पहले शुरू में माइनस लिखा हुआ आ रहा था, अब माइनस नहीं लिखा हुआ आ रहा, कुछ भी नहीं है साइन। तो याद रखिएगा अगर कोई आपके में वैल्यू लिखी हुई है और उसके स्टार्ट में कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि प्लस साइन लगा हुआ है। कौन सा साइन लगा हुआ है, उसको हम मेंशन नहीं करते। देखो छुप गया ना प्लस, और जिसको पता ही नहीं होगा कि इसके शुरू में प्लस है वो परेशान रहेगा, इसके साथ साइन ही नहीं है, मैं क्या करूं। माइनस होगा तो लगा हुआ होगा, लेकिन सिंगल वैल्यू के स्टार्ट में अगर प्लस होगा तो नहीं लगेगा। समझ आ रही है? और अगर बहुत सारी वैल्यूज हो तो भी उनका जो स्टार्ट में अगर प्लस होगा तो भी नहीं लगाते, बीच में अगर आएगा तो बिल्कुल लगेगा। लेकिन स्टार्ट और पहला वाला जो नंबर होता है स्टार्टिंग या पहला या सिंगल नंबर, अगर उसका साइन प्लस का है तो वो हम सवाल में नहीं लिखते। तो मीन इसका जो साइन है वो कौन सा है, प्लस का निशान है। ओके, कोफिशिएंट इसका क्या दिया हुआ है, वही +2 दिया हुआ है। 2 लिखूं या +2 लिखूं एक ही बात है। वेरिएबल कौन सा दिया हुआ है इसका, x ही दिया हुआ है, और पावर इसकी क्या दी हुई है, चीजें क्लियर हो गई है? कोई आई थिंक सो मसले की बात नहीं है, बिल्कुल हलवा ही खा रहे हैं इस टाइम। ओके, इसको रब करते हैं, थोड़े से और मुश्किल सवालों में चलते हैं। मैं इसको जरा एक चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी सहूलत हो जाए।
मेरे पास सवाल इस टाइम पे दिया हुआ है 4C। क्या सवाल दिया हुआ है? जी, कौन सा साइन होगा? कुछ लेंगे तो इसका साइन क्या होगा? प्लस। कोफिशिएंट क्या होगा? 4। वेरिएबल कौन सा है? C। और इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ, तो याद रखिएगा उसकी पावर क्या होगी? 1। अगर जरूरत पड़े यहाँ से पावर खींचने की तो कितनी खींचेगी? वो नहीं खींचेगी। समझ आ गई? तो ये आप याद रखिएगा कि कुछ नहीं लिखा हुआ तो पावर क्या है? 1। नेक्स्ट पे चले। -x की पावर 9। यहाँ पर साइन क्या दिया हुआ है? माइनस। कोफिशिएंट छोड़ देते हैं। वेरिएबल क्या है? x। और पावर क्या है? 9। कोफिशिएंट नहीं दिख रहा यहाँ पर। उसके शुरू में कोई कांस्टेंट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। जो कांस्टेंट था वही तो कोफिशिएंट था, कुछ है ही नहीं। तो जैसे कुछ यहाँ पर नहीं था तो आपने कहा पावर क्या दिया हुआ है? 1। इसी तरह से अगर स्टार्टिंग में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मींस कोफिशिएंट भी क्या है? 1। कोफिशिएंट भी 1 है तो उसको साइन के साथ तो लिखूंगा ना, वो क्या बन जाएगा? क्लियर हो गई बात? ओके, मेरे पास एक सवाल जो है वो दिया हुआ है -b। क्या दिया हुआ है? जी, साइन इसका क्या होगा? ओके, और कोफिशिएंट इसका क्या है? ओके, वेरिएबल क्या है? और पावर क्या है? 1। बस इतनी सी कहानी है। अगर किसी को ये थीम समझ आ गई कि कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, पावर क्या है, तो आई थिंक सो फैक्टराइजेशन वाला खेल आपको समझ आने वाला है इंशाल्लाह। और जिसको यहाँ पर डिफिकल्टी है तो इसी टॉपिक को थोड़ा सा बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया तो सारे काम हो जाएंगे। और जो जो चीजें मैंने बताई हैं इसी की तरह और भी एग्जांपल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी, उनकी एग्जांपल्स भी जो है वो चेक कर लीजिएगा ताकि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो दिया हुआ है फैक्टराइजेशन। स्टार्ट करने से पहले टर्म्स का पता होना जरूरी है। फिजिक्स मैथ्स के अंदर एक टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, टर्म्स। साइन समझ आ गया, वेरिएबल समझ आ गया, कोफिशिएंट समझ आ गया, एक्सपोनेंट या पावर समझ आ गई। अब एक नई चीज हमारे सामने खड़ी हुई है, टर्म्स। ये छोटी छोटी सी बारीकियां जो बचपन में पढ़नी थी, आप लॉकडाउन की वजह से शायद नहीं पढ़ सके। पढ़ भी लेते तो शायद टीचर तो सिर्फ कॉपी भरता है, आपको समझाता नहीं है। ठीक है, पहला टर्म्स जो है वो क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फैक्टराइजेशन की हर बार टर्म से जुड़ी हुई है। मैथ्स के रूल टर्म्स के साथ जुड़े हुए। ठीक है, तो ये टर्म्स जो है वो क्या होती है, फिर हमने मैथ्स की जबान में इसको जरा देख लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, टर्म्स क्या है? आपके पास नंबर या वेरिएबल्स अगर हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाए, नंबर्स या वेरिएबल हमारे पास एडिशन फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में आ जाए। लाइक एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा निशान यूज करते हैं? प्लस। और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? मतलब आपको अगर सवाल के बीच में प्लस या माइनस मिल जाए, जस्ट नो मल्टीप्लीकेशन नो डिवीजन, तो ये प्लस और माइनस बेसिकली आपको सेपरेट कर देती है टर्म्स की फॉर्म। ठीक है, ये आपको सब अलग अलग बताती है कि भाई ये कैरेक्टर में, ये कैरेक्टर में, ये कैरेक्टर में। एक जो वैल्यू बनती है ना वो नंबर विद साइन बनती है। मतलब एक नंबर दिया हुआ है 5, अगर मैं इसके साथ जो है प्लस जोड़ दूंगा ये +5 बन जाएगा, माइनस जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? -5। तो ये एक +5 अलग वैल्यू है, -5 एक क्या है? अलग वैल्यू। दो या दो से ज्यादा वैल्यू एक जगह मर्ज होकर आ जाएंगी तो वो टर्म्स कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंपल सी बात है। अगर एक वैल्यू लिखी हुई है तो एक सिंगल टर्म में एक से ज्यादा प्लस और माइनस की फॉर्म में आ जाएगी चीजें, तो वो अलग से टर्म्स आ जाएंगी। प्रैक्टिस करके देख लेते हैं इसी को जो मैंने बताया। 2 + 3 लिखा हुआ है तो 2 एक अलग चीज है, 3 एक अलग चीज है। बीच में प्लस साइन आ गया तो इसका मतलब है ये एक टर्म है और ये कौन सी टर्म है? तो यहाँ पर कितनी टर्म मौजूद है? 2 टर्म्स मौजूद है। कितनी टर्म्स है यहाँ पर? 2 टर्म। ये एक सवाल था तो आपने बता दिया भाई 2 टर्म्स है। एक सवाल मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है x + 2 + 9, तो यहाँ पर वेरिएबल है या नंबर है? कितनी टर्म्स मौजूद है? 2। यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स थी? 2। और यहाँ कितनी टर्म्स है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। x² - 2 + a - y प्लस और माइनस से आइडिया होना है, याद रखिएगा। किससे आइडिया होना है? प्लस और माइनस से।
मल्टीप्लीकेशन को इंक्लूड मत कीजिएगा बीच में, प्लस से और सिर्फ किससे फर्क पड़ रहा है, ये एक अलग टर्म में प्लस माइनस नजर आ रहा है, ये एक अलग टर्म में, ये एक अलग टर्म में, ये एक अलग टर्म में, तो कितनी टर्म्स होगी, 4 टर्म्स होगी। क्लियर है ये? अब सवाल आपको जरा मैं दे देता हूं और फिर आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें कितनी टर्म्स है। मेरे पास एक सवाल जो है वो दिया हुआ है 2 × 3 माइनस 2 × 3 लिखा है, जस्ट कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, कहीं प्लस और माइनस नजर आ रहा है, तो ये 2 और 3 सिंगल टर्म काउंट हो रही है। कितनी काउंट हो रही है, आप ही बताओगे भाई, यहाँ पर तो सिर्फ 1 टर्म है। हाँ, अगर ये ऐसे लिखा हुआ जाता है 2 - 3 और कितनी टर्म्स हो जाती, ये अलग है, ये अलग है, ये कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई। मैंने आपको क्या बताया, टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टर्म में फर्क नहीं है, टर्म को पहचानने की तमीज नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ सकते। ये जितनी भी बातें हमने अभी आज की डेट में पढ़ी है, छोटी छोटी करके, समझ आ रही है? ये एक हम बिरयानी बनाने वाले हैं, पहले चिकन आई, फिर चावल आए, फिर फलाना आया, और अब हम उसको डेगचे में डालेंगे और बन जाएगी। ठीक है, कोई एक चीज मिस हो गई, ठीक है, अम्मी ने बिरयानी बनानी थी, चिकन ही नहीं आई, सब कुछ आया बेटा, चिकन ही नहीं है तो बिरयानी बनेगी, सब कुछ आ गया, चावल एब्सेंट थे, बिरयानी बनेगी, सब कुछ आ गया, ऑयल नहीं है, बिरयानी बनेगी, और सोने में सुहागा जो आजकल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन गैस ही नहीं होती तो भी नहीं बनती, बनती है बिरयानी, नहीं बनती। तो सबका होना जरूरी है, सबकी अपनी अपनी जगह वर्थ है, ऐसे ही है ना, कोई चीज बेमानी नहीं है, सब कुछ हो, गैस भी और पतीला ही ना हो तो भी नहीं बनेगी, ऐसे ही है। तो हर चीज का फायदा है, तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये सब मिलने के बाद अभी देख चढ़ेगी और फौरन से सब कुछ छटपट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 - 3 × 1 - 7 कितनी टर्म्स होनी चाहिए, ये एक अलग, ये पूरा एक काउंट होगा, और ये भी पूरा 2 × 3 - 3 × 4 कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 2। चाहे ब्रैकेट में घुसा दो, चाहे कुछ भी घुसा दो, ब्रैकेट वाला तो समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है, पहले तो पता ही नहीं था ना, कंफ्यूजन होती थी ये कहां से बला आ गई, अभी तो प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, पता चल रहा है भाई 2 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 के साथ, और यहाँ पर 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, टर्म्स की पहचान क्या है, प्लस और माइनस से पता चल रहा है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज हमें बता रही है टर्म्स, तो ये वाली एक टर्म है और ये वाली दूसरी टर्म, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स होंगी, 2, और यहाँ कितनी थी, 1 2, और कितनी टर्म्स थी, 3 टर्म्स। होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, टर्म्स क्या है। अभी हमारा जो टॉपिक है इस टाइम पे अब ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट एक चीज आ गई ना, अब ये गलती से लग गई या जैसे भी आ गई, मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये ब्रैकेट भी आपको आगे तंग करने वाला है। अभी मैं ब्रैकेट के सारे पर्पस नहीं बता रहा, जितना पर्पस फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल में वो बता रहा हूँ बस। ब्रैकेट लाइक ऐसे ही है कि जैसे हमने किसी चीज को जो है वो समेट दिया हो, ठीक है, लाइक जैसे मैंने जैकेट पहन ली, ठीक है ना, अपने आप को सेव कर लिया, इसी तरीके से हम नंबर्स को सेव कर लेते हैं ब्रैकेट की फॉर्म में। अब इसके बहुत सारे काम है ब्रैकेट्स के, जब हम ब्रैकेट कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह और कभी वीडियो बन गई ब्रैकेट के ऊपर, तो फिर बता दूंगा कि भाई ब्रैकेट्स क्या हैं, उनका फायदा क्या है। लेकिन फिलहाल जितना ब्रैकेट का इस्तेमाल यहाँ पर फैक्टराइजेशन में इस टाइम पे होने वाला है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि वो ब्रैकेट हम किस पर्पस के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जी कितनी टर्म्स है हमारे पास, 4, 1 2 3 4। मैं आपसे ये कहता हूं कि अपने सवाल को बगैर ऐड किए, बगैर सब्ट्रैक्ट किए, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई किए बगैर 2 टर्म में कन्वर्ट कर दो, है ना, अजीब सी बात, बगैर कुछ किए, गेम की तरह बात कर रहा था ना, बगैर कुछ किए इसको कितने टर्म में कन्वर्ट कर दो, समझ आ रही है। ये ब्रैकेट का एक पर्पस बता रहा हूँ, ब्रैकेट का एक पर्पस बता रहा हूँ, फिर ब्रैकेट का अगर कोई और पर्पस भी हमारे फैक्टराइजेशन से जुड़ा होगा तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मौजूद है, ब्रैकेट क्या मौजूद है, मैंने इस पूरी चीज को ब्रैकेट में डाल दिया, तो जो चीज ब्रैकेट में इनक्लोज हो जाती है वो भी सिंगल टर्म काउंट होती है ना, मजे की बात। इतनी सारी टर्म्स को
शॉर्ट कर दिया। कैसे शॉर्ट कर दिया? जो चीज ब्रैकेट में छुप गई, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, ऐड हो रही हो सब्ट्रैक्ट हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, ये पूरा ब्रैकेट कितना काउंट होगा? सिंगल काउंट होगा। जैसे एक सिंगल नंबर या सिंगल वैल्यू थी ना, ये पूरा ब्रैकेट कितने में काउंट हो रहा है? याद रहेगी बात। तो अगर किसी चीज को हम ब्रैकेट में घुसा दें, ये टेक्निक हमने यूज करनी है जहां हम फंस रहे होंगे और जहां हमें लग रहा होगा कि भाई ये जो चीज है इसको हम सिंगल टर्म बना सकते हैं, तो उसको किस में इनक्लोज कर दिया करेंगे? ब्रैकेट में। समझ आ रही है बात? तो ब्रैकेट में कुछ भी इनक्लोज हुआ हो वो कितना काउंट होगा? सिंगल काउंट होगा। तो अब कितनी टर्म बची? एक, और ये पूरी एक, तो कितनी टर्म्स हो गई? दो। तो हमारे पास अब एक नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, और अब हमने यहाँ पर जो है वो फिर टर्म्स को सेपरेट करना है। कितनी टर्म्स है? मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो है वो 3 टर्म्स बना दो, कितनी टर्म्स बना दो? 3। तो कैसे बनाऊंगा? शायद मैं इसको और इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और इसको और इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। मेरे पास बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, लेकिन मैंने इन सबको काउंट करके एक बना दिया, इसको भी काउंट करके एक बना दिया, तो एक, दो और क्या बन गया? 3 बन गई 3 टर्म्स। समझ आ रही है बात? तो अगर तुम्हें कभी वैल्यू दी हुई हो और मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इनकी टर्म्स को श्रिंक कर दो, तो कर लोगे? ओके। मेरे पास अब मुझे जरा बताइएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय a लिखा हुआ है, कितनी टर्म्स है? कितनी टर्म है? एक। क्लियर है ना बात? ये एक, ये दूसरी, इसके दरम्यान में प्लस या माइनस तो नहीं है। ओके, मैं 3 लिखता हूं, उसके बाद मैं ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देता हूं 5 प्लस a माइनस b। जी यहां कितनी टर्म्स है? 3 अपनी जगह पे रहा, 3 अपनी जगह पे रहा, क्रॉस यहां पर है, यहां कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या? वही मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर a लिखा हुआ है, सिंगल है ना, प्लस माइनस तो नहीं आ रहा ना बीच में। इस a को मैं अकेला लिखूं या ब्रैकेट में बहुत सारी चीजें घुसी हुई हो? मैंने अभी समझाया कि ब्रैकेट में जो सब घुस गया वो कितनी वैल्यू बन गई? एक। तो एक ये वैल्यू है ना, और एक वैल्यू है 3, तो बीच में कुछ चीज है, तो इसका मतलब है कितनी टर्म है? एक ही टर्म है। बात समझ आ रही है? असल तो प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू हो रही है ना। समझ आ रही है? समझने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट। 3 एक ही हद तक तो समझ आ गया था कि भाई ये इसमें प्लस और माइनस नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया तो बच्चा फौरन परेशान हो जाता है, प्लस और माइनस तो आ रहा है। मैंने कहा जो ब्रैकेट में घुस गया उसमें प्लस हो या माइनस हो, वो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, वो एक ही काउंट हो रहा है। ये पूरा जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में चली गई, अब प्लस में हो माइनस में हो, जान छुड़ा ली हमने इससे, ये सिंगल काउंट हो गई। अब ये टर्म वाले जुमरे से सब चीजें निकल गई हैं, ये सिंगल वैल्यू काउंट हो गई है। जैसे एक सिंगल वैल्यू a है, सिंगल वैल्यू 3 है, ये भी पूरा का पूरा कितना काउंट हो रहा है? सिंगल। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ x प्लस वाई और यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस वाई। अब बताओ यहाँ कितनी टर्म्स है? एक। ब्रैकेट वाला इंडिविजुअल काउंट होता है, ये ब्रैकेट वाला इंडिविजुअल काउंट होता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, दो वैल्यूज हो गई, इनके दरमियान में कौन सा निशान है? क्या प्लस का है? क्या माइनस का है? तो फिर टर्म कितनी हुई? एक ही हुई ना। प्लस और माइनस बताता है ना कितनी टर्म्स है। तो जब यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है तो एक ही टर्म आ रही है। जो समझने वाली बात है उसको समझ ले, अगर इसको नहीं समझा तो फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाली, यहीं से सब कुछ निकलने वाला है। 5 into x minus y, अब कितनी टर्म्स हैं? सिंगल। ये एक सिंगल वैल्यू, ब्रैकेट वाला मैंने बताया जहां ब्रैकेट आ जाए परेशान ना हो, ब्रैकेट जहां तक लगा हुआ है, जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां खत्म हो रहा है, सिंगल वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? तो ये एक सिंगल है, ये एक सिंगल है, इसके दरम्यान में कुछ होना था ना, कुछ है इसके दरम्यान में प्लस या माइनस, तो इसका मतलब क्या है? एक ही वैल्यू है, एक ही टर्म है ये। अगर मैं इस तरह से लिख दूं 5 प्लस x माइनस वाई, अब कितनी टर्म्स हैं? दो। अब ये अलग है और ये पूरा एक काउंट हो रहा है, तो अब यहाँ पर 2 टर्म्स है। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। यहाँ पर कितनी टर्म थी? 1 टर्म थी।
समझाना जो चाह रहा हूं वो समझ लें। एक्चुअल आपको टर्म्स की निशानदेही होनी चाहिए कि इस जगह पे इतनी टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि मैं आपको जो फैक्टराइजेशन के रूल बना के बताऊंगा वो कहीं पर लिखे हुए नहीं है। मैं आपको सारे शॉर्टकट तरीके बता दूंगा, और वो मेरे जितने बनाए हुए अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्टकट से, वो सारे के सारे बेस किससे जुड़े हुए? टर्म से। हर बात का राज टर्म से ही निकल रहा है। हर जो उसकी दूसरे लफ्ज़ों में जुगाड़ कहते हैं, तो जो जुगाड़ है उसको करने की सवाल को वो कहाँ से जुड़ी हुई है? तो जिसको टर्म ही नहीं पता होगी कि यहाँ एक है या दो है या जितनी भी है, तो वो कैसे काम करेगा? तो टर्म की पहचान क्या है, किससे पता चलता है? प्लस और माइनस से। और जो ब्रैकेट में लिख दिया, चाहे उसमें प्लस आ रहा हो माइनस आ रहा हो, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, ब्रैकेट में क्लोज हो गया, अब वो सिंगल ही वैल्यू काउंट हो रही है। जैसे सिंगल 2 को पढ़ रहे थे, सिंगल 3 को पढ़ रहे थे, सिंगल ए पढ़ रहे थे, सिंगल बी पढ़ रहे थे, ऐसे ही है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है ए और एक दिया हुआ है बी, कितनी टर्म्स हैं? एक। अगर मैं लिख दूं a प्लस बी, अब कितनी टर्म है? अगर मैं लिख दूं a माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी, तो अब कितनी टर्म है? एक ये है, एक ये है। मल्टीप्लिकेशन वाला एक ही काउंट होता है। अगर मैं a माइनस बी प्लस सी माइनस डी लिख दूं, अब कितनी टर्म्स है? ये एक और ये पूरा एक, दो टर्म्स है। a माइनस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई, अब कितनी टर्म्स है? ये पूरा एक, ये पूरा एक था। आगे इसके साथ जो पार्ट जुड़ा हुआ है वो भी मल्टीप्लिकेशन में, तो जहां तक मल्टीप्लिकेशन चल रही होगी ये पूरा एक ही काउंट होगा। तो एक टर्म ये और एक टर्म ये। अगर मैं ऐसा लिख दूं x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अब कितनी टर्म्स है? एक, ये पूरा एक और एक पूरा एक, ये एक सिंगल, ये दूसरा और ये तीसरा। साइन एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अब कितनी टर्म्स है? ये पूरा का पूरा एक पैकेज है। ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये पूरा एक काउंट हो रहा है। तो इसको के अंदर नहीं झांकूंगा कि क्या लिखा हुआ है, इसके बाहर झांकूंगा। इसके बाहर कोई निशान है नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोनों क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो एक ही टर्म हुई। यहां पर भी ये पूरी सिंगल वैल्यू है, अंदर नहीं झांकना इसके क्या है कि प्लस है या माइनस है। इसके बाहर क्या मौजूद है? y। तो इसका मतलब है y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x माइनस वाई से। तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो कितनी टर्म हो गई भाई? एक ये प्लस साइन आ रहा है, एक ये, तो इसका मतलब है कितनी टर्म्स है? कहानी समझ आ रही है कुछ? सारी हिकमत किस में छुपी हुई है? टर्मों में छुपी हुई है। ठीक है। और जैसे मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, ऐसे ही इसको पढ़ने का तरीकेकार है। अब हमारी बुक्स इतनी शानदार बनी हुई है कि उसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। समझ आ रही है? हम तो डायरेक्ट सवाल स्टार्ट करते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है। जितनी भी भूख लगी हुई हो, केले को छील के खाते हैं या ऐसे खा लेते हैं छिलके से? थोड़ी मेहनत करते हैं ना, तो इसमें भी थोड़ी मेहनत करेंगे तो आगे उसका फल मिलेगा। समझ आ रही है? नारियल बाहर से सख्त होता है लेकिन अंदर से बहुत जूसी होता है। ठीक है। तो अभी अंदर से निकलेगा नारियल भी, अभी थोड़ा सा सख्त सख्त चल रहा है। जब क्लियर होके आगे पहुंचेंगे तो आप खुद अपने मुंह से बोलोगे यार ये क्या था, ये तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतने आसान सवाल है जो हमें इतने तंग करके रखते थे। समझ ही नहीं आता था कहाँ पावर जुड़ी, कैसे जुड़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सारा फ्लो यहाँ से। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो जो है एक दफा देखने से नहीं आएगी। आपने क्लास ले ली, एक दफा ले लिया, कुछ भी नहीं होगा। कम से कम अगर इसको 4-5 दफा आप वीडियो को देख लो, और हर दफा एक दफा वीडियो देखो, उसके बाद अगली दफा जब देखो तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठो। जिस जिस जगह पे मैंने चीजें करवाई हुई है आप उनको कॉपी पे उतारते जाओ और खुद से भी देखते जाओ ये आया मुझे आ रहा है। पॉज कर दो, जो जो मैंने बातें लिखी है खुद से उनका आंसर लिखो। कोफिशिएंट क्या है, साइन क्या है, टर्म्स क्या है, चीजें क्या है। जब तुम अपना हाथ चलाओगे और आंसर खुद से जनरेट करोगे, फिर मेरे वाले से मैच कर लेना, तो फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ यार मैं सही डगर पे जा रहा हूँ। है ये बहुत आसान सी चीजें, लेकिन कम से कम 3-4 दफा आपको इसको देखना है। याद रख लें, फिर फॉरएवर के लिए जान छूट जाएगी। फिर जिंदगी में ऐसा नहीं है कि तुम इसको बोलोगे कि यार मैं इसको उठा के पढ़ूं बार बार, कोई जरूरत नहीं है। ना किताब खोलने की, ना रिवीजन करने की। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो मैं जिम्मेदार हूं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 3-4 दफा देख लो, कॉपी के ऊपर जैसे जैसे प्रैक्टिस करनी है वैसे कर लो। कभी जिंदगी में ये बातें भूल जाओ तो मुझे बोलना, किसी सवाल में गलती कर जाओ तो मुझे बोलना, कभी भी नहीं होगी। जब ये चीजें वीक हो जाएंगी तो प्रॉब्लम होगी। अब होगा क्या हुआ है,
इतनी बड़ी क्लास, इतनी बड़ी वीडियो, तो सारी बातें गुटमुट हो जाती हैं, ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक साथ 6 डिशें में हम खा लें शादी में, तो घर आके क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर होने वाला है। वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम फैक्टराइजेशन तक पहुंचेंगे क्योंकि हमारा टारगेट फैक्टराइजेशन था। फैक्टराइजेशन के रूल्स पढ़ा लूंगा और सिर्फ एक केस बता दूंगा फैक्टराइजेशन का, एक वाहिद केस पढ़ेंगे, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हाँ भी फैक्टराइजेशन थी क्या भला। ठीक है, टोटल फैक्टराइजेशन के 4 से 5 केसेस हैं। दुनिया का कोई भी फैक्टराइजेशन का सवाल तुम उठा के दे, वो इन 4-5 तरीकों से हो जाएगा। कितनी मजे की बात है। तो हम एक्सरसाइज का रट्टा नहीं लगाएंगे, चीजों का रट्टा नहीं लगाएंगे, हम ओवरऑल जर्नल बात कर रहे होंगे कि भाई इस तरह का सवाल मिलेगा तो ऐसे काम करना है, इस तरह का सवाल मिलेगा तो ऐसे काम करेंगे। ठीक है, अभी मैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा इंशाल्लाह कि कितने तरीकों से फैक्टराइजेशन का सवाल होगा। तो आप लाइन से चेक करते रहोगे, पहले ये काम करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा करूंगा, वो नहीं हुआ तो तीसरा करूंगा, वो नहीं हुआ तो चौथा करूंगा, 5वें तो सारे सवाल हो जाएंगे, तो कोई मसला ही नहीं रहेगा आपको इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करवाने की जरूरत तो नहीं है मुझे लगता है, सवाल के बीच में अटकना नहीं। एक सवाल मेरे पास ऐसे दिया हुआ है, a² - b², मिसाल दे रहा हूं, और वो ये कहता है कि इसके फैक्टर्स बनाओ। क्या बनाओ इसके फैक्टर का मतलब क्या है कि ये जो बीच में माइनस साइन आ रहा है ये नहीं आना चाहिए, ऐसे ही है। रिजल्ट में वैल्यूज आनी चाहिए जिनके दरम्यान में कौन सा साइन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का, ऐसे ही है ना। तो हम अपनी अकल लगाएंगे, जो भी कुछ करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको इस फॉर्म में अरेंज कर दूं किसी भी तरीके से, तो क्या कहते हो, क्या ये फैक्टर नहीं है? हाँ जी, जब सिंगल टर्म बना दी, जब क्या बना दी, सिंगल टर्म, तो उस सिंगल टर्म ही के अंदर तो फैक्टर जुड़े हुए होते हैं। समझ आ रही है बात? तो दोनों बातें एक हैं। फैक्टर का मतलब ये है कि हाँ जितनी भी टर्म्स तुम्हारे पास हैं उन सब की जगह पे कितनी टर्म आ जाए, एक टर्म आ जाए, और उस एक टर्म में जितने भी कंपोनेंट जुड़े हुए होंगे वही तो फैक्टर होते हैं। दोनों बातें तुम समझ सकते हो। फैक्टराइजेशन का मतलब है या तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तोड़ दो, ऐसे ही है ना, तुमने इसको मल्टीप्लिकेशन में तोड़ दिया। अभी बताओ ऊपर कितनी टर्म है, एक, और एक कितनी टर्म है, यहाँ कितनी टर्म है, एक है, ये और ये दोनों क्या है, एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, इन दोनों के दरम्यान कोई निशान है, सिंगल ही टर्म हुई। तो फैक्टर का मतलब जो किसी को भी नहीं पता, सच बताऊं अपने टीचर से भी डिस्कस करेंगे तो शायद उसको भी नहीं पता होगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, अपने सवाल को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना। कितनी टर्म में कन्वर्ट करना, जब तक आपका सवाल सिंगल टर्म में कन्वर्ट नहीं होगा इसका मतलब है आपका सवाल आगे होता रहेगा। याद रहेगी बात। ये जो बात बता रहा हूं, आप अपने अपने स्कूल के अलग अलग एरिया के अंदर जो चैंपियन भी हो ना मैथ्स का, उससे पूछोगे तो वो आपको नहीं बता पाएगा। तो मैंने कहा था गेम की तरह है, 10 टर्में दे देगा, 6 टर्में दे देगा, 2 दे देगा, हम ऐसी लॉजिक इस्तेमाल करके उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे, और जब सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो मैंने स्टार्ट यहां से किया था वो ये बताई थी कि फैक्टराइजेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है कि अपने इस सवाल को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो बात तो वही है ना, जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो कितनी टर्म्स आ रही है, एक ही आ रही है, तो बात तो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सवाल दिया हुआ है x² + 5x + क्या दिया हुआ है 6, कितनी टर्म्स हैं, 3। मैंने इसका सवाल करके इस तरह से बना दिया, x + 2 × x + 3, किसी भी तरह से कुछ ना कुछ इसके साथ जुगाड़ लगाई और ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो अब बताओ यहाँ कितनी टर्म्स हैं, ये और ये कितना है, एक ही है, थी 3। मैंने अपनी मेहनत से, अपनी अकल से इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया, इसी को तो फैक्टर कह रहे हैं। बात एक ही है, काम यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, सिंगल टर्म में ले आओगे तो भी जो हिस्से हैं वो क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स ही कहलाएंगे ना। या तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो भी फैक्टर है, सिंगल टर्म में लाओगे तो जो अलग अलग वैल्यूज पड़ी हैं वो भी क्या है, फैक्टर्स ही है ना। बात समझ आ रही है मेरी? तो हमारे पास अब जो लास्ट बात है जिससे हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं।
हमारे पास फैक्टराइजेशन के कितने तरीके कार है, बहुत आसानी से देख लेते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, फैक्टराइजेशन के तरीकों को केसेस में कन्वर्ट किया हुआ है। बात समझ आ रही है? हम बुक को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। मेरी आदत ये है कि बुक स्टार्ट नहीं करनी, बुक पे जाना उस वक्त है जब मुझे सब कुछ आ चुका होगा, ताकि जब हम बुक को उठा के खोलें तो हर सवाल आपको लगे यार ये तो आसान है, ये तो आसान है, ये तो आसान है। समझ आ रही है? हमारा खौफ तो आता ही उस वक्त है जब हम बुक खोल लेते हैं, हमें कुछ आ ही नहीं रहा होता, और हम जब सवाल उतार रहे होते हैं तो पता ही नहीं होता कि क्या उतार रहा है। तो बुक पे जाने से पहले आपको सब कुछ क्लियर करना है। ये लेक्चर्स देने का मकसद यही होता है उस्ताद का, कि आपको पहले से ही रेडी कर दे कि अब क्या आने वाला है। अब फायदा क्या होता है, बुक की चीजें तो क्लियर हो जाएंगी हमारी, क्योंकि आदत बुक के सवाल रटने की नहीं बनी, तो एग्जाम में अगर सवाल चेंज होके भी आ जाएगा तो हमें मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। किसी और स्टूडेंट ने जिसने बुक के रट्टे लगाए होंगे, वैल्यू चेंज होके आ जाएंगी, बैठा हुआ होगा एग्जाम में, आप क्या करूं, उसने तो रट्टा लगाया होगा, आपने क्योंकि समझा होगा और समझ के सारे रास्ते आपने निकाल लिए होंगे कि हमने मंजिल कैसे पानी है, तो आपके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो हमने क्या किया हुआ है, इसको केसेस में कन्वर्ट किया हुआ है। फर्स्ट वन केस क्या है, फैक्टराइजेशन बनाने के तरीके कार बता रहा हूं, समझ आ रही है? पहला तरीकेकार क्या है ये बता रहा हूं, इससे फैक्टर्स बनेंगे। पहला तरीका हमारे पास है टेकिंग कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स। बात आ गई टर्म्स की? जी क्या कह रही है ये वर्डिंग, ये कह रही है टेक इन कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म, जितनी भी टर्म सवाल में तुम्हारे पास आ जाए सबसे कॉमन ले लो। सबसे क्या ले लो? कॉमन का मतलब है कलेक्शन कर लो। क्या कर लो? अब ये कॉमन का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझा दूंगा जब मैं ये वाला केस अभी आपको करवा रहा हूँ, तो कॉमन लेने का तरीकेकार बता दूंगा। कॉमन मीन कलेक्शन करनी है, क्या रूल रख के कलेक्शन करनी है, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, जब बता दूंगा। तो कलेक्शन करना मींस कॉमन लेना आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर ये पहला वाला मेरा मेथड फेल हो जाए, पहला वाला मेरा मेथड क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो परेशान नहीं होना, हमारे पास दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, लेते हम कॉमन ही है लेकिन मेथड बदल गया। क्या है? टेक इन कॉमन फ्रॉम पेयर्स। पेयर किसे कहते हैं? जोड़े को, मतलब दो टर्म को साथ साथ जोड़ के जोड़ा बनाते हैं, उससे कॉमन लेते हैं। फिर समझ आ रही है बात? अगर तमाम टर्म से कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो फिर हमने पेयर बना देने, जो सवाल में टर्म होंगी दो करके जोड़े बना दूंगा, पेयर बना दूंगा और उन पेयर से कलेक्शन करूंगा, पेयर से कॉमन लूंगा। कॉमन लेना बहुत ही आसान है। कॉमन लेने का ताल्लुक वही है जो मैंने बेसिक आपको बताई थी। साइन कॉमन निकलता है, कोफिशिएंट कॉमन निकलता है, और जो वेरिएबल की पावर थी वो कॉमन निकलती है। बस वो तो हमने अलग अलग पढ़ ली है ना। अब कॉमन किस जगह पे कॉमन लेने से क्या फर्क पड़ेगा, साइन कॉमन लेने से क्या होगा, कोफिशिएंट कॉमन लेने से क्या होगा, और वेरिएबल की पावर को कॉमन लेने से क्या बनेगा, वो भी हम देख लेंगे। तीनों केसेस को अलग अलग स्टडी कर लेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। जब कभी आपको कलेक्शन या कॉमन की जरूरत है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने हर सवाल पहला इब्तिदा यही से करनी है, पहले कोशिश करो सब टर्म से कॉमन निकाला है। इसका फायदा क्या है, जैसे ही कॉमन लोगे फैक्टर बन जाएंगे, जैसे ही कॉमन लोगे अगले स्टेप में फैक्टर खुद ब खुद बन जाएंगे। इतनी मजे की बात है, एक सिंगल स्टेप में काम हो जाता है। क्या करो, यहां से कॉमन लो सबसे, तो अगले स्टेप में क्या बन जाएंगे, फैक्टर। अगर पहले वाला तरीका फेल हो गया, मींस कॉमन ही नहीं आ रहा कुछ, तो फिर हम क्या कहते हैं, पेयर से कॉमन ले लेते हैं, दो का अलग अलग जोड़ा बनाते हैं और उनसे क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर पेयर भी नहीं बन रहे तो क्या करूंगा, तो उसके बाद तीसरा तरीका हमारे पास है, हम पेयर बनाने के लिए मिड टर्म को ब्रेक कर देते हैं। इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इतनी हेल्पफुल होनी है, आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। एक छोटी सी बात है मिडिल टर्म ब्रेकिंग, इसके ऊपर पूरी जान खड़ी हुई है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। कोई भी सवाल करोगे, कहीं भी जाओगे, पी में जाके फंस जाओगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग आ जाएगी, बी में जाके फंस जाओगे, फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मुश्किल नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत आसान है। लेकिन जब ये बातें
पता हो, और जब ये बातें ही नहीं पता होंगी तो बहुत बहुत मुश्किल है। तो जो बच्चों को सप्ली का सामना करना पड़ता है इंटर के अंदर, उसकी जो मेन वजह है वो क्या है, यही चीजें तो हैं। तो जिसको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी प्रॉब्लम कभी लाइफ के अंदर हो तो मेरी वीडियो अल्लाह करे पढ़ी भी हो तो उसको आप जाके चेक कर लेना, इससे पढ़ लेना, दूसरों को बता देना यहाँ से पढ़ लो तो तुम्हारी मार्क्स अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी काम ना हो तो क्या करें, फिर हम क्या कर लेते हैं, बाय फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, बाय फॉर्मूला। बस समझ आ रही है, ज़िबा तो करना है ना किसी तरह से, या तो ऐसे हो जाओ या ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, नहीं हो तो ऐसे, तो तुमने होना ही होना। समझ आ रही है बस। तो आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं कि कॉमन जो है वो किस तरह से लेंगे। ये भी हमारा लास्ट टॉपिक है, होपफुली ये चलो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपको हर तरह के सवाल करवा देगी, और एक और आपके पास भी तरीकेकार है, इसका मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये भी हमारे एग्जाम में जो है वो शामिल होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक मेथड दिया हुआ है फैक्टराइजेशन का, बुक में ही है। तो पांचवा तरीका मैंने बताया था, बाय किसके जरिए हो जाता है, रिमाइंडर थ्योरम के जरिए भी फैक्टर्स हो जाते हैं, फैक्टर्स बन जाते हैं। क्लियर होगी बात। ये इन सारे तरीकों को आप अपनी नोटबुक पे फेयर कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा। जितना कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है कोई चीज गार्बेज नहीं है, सबको फेयर करते रहिएगा। वीडियो को एक दफा देख लो, समझ लो, जब समझ आ जाए हाँ भाई ये सारा फ्लो ऐसा हो रहा है, फिर कॉपी पे सारा नोट कर लो। नोट करने के बाद फिर अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, फिर वीडियो को एक दफा दोबारा देख लो, इंशाल्लाह उसके बाद फॉर एवर के लिए आपकी मैथ से जान छूट जाएगी, इस फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक से कभी भी नहीं प्रॉब्लम होगी। और मैं चैलेंज से बोल सकता हूं कि आप इंशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि सवाल देखोगे विद इन 10 सेकंड आप उसका रिजल्ट बता दोगे इंशाल्लाह। कितनी देर में, 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, ये जब फाउंडेशन हम पढ़ते हुए अपनी सही करते हुए जा रहे हैं ना, जो हमने तीसरी चौथी पांचवी की सारी बातें पढ़ ली, उसकी वजह ये थी कि बच्चों वाली नहीं है, इन्हीं से तो टेक्निक्स बनेगी, क्योंकि अभी हमें हर रास्ता क्लियर हो गया, कौन सी गली कहां से मुड़ती हुई जा रही है अभी सब पता है, टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ठीक है, ब्रैकेट को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सब चीजें क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब हम किसी जगह पे फंसेंगे तो इंशाल्लाह हमें अल्हम्दुलिल्लाह निकलने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल आएगा, अव्वल तो टेढ़ा मेढ़ा आके हमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा, क्योंकि हम यूज्ड हुए होंगे हर चीज से। आपने बस ये याद रखना है कि हमने इस लेवल को फॉलो करना है। कोई सवाल हो तो डायरेक्ट बीच में ना घुस जाओ कि ये पहले कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। शुरू में आदत बनाओ, पहले इसको चेक करना है, ये फेल हो जाए तो ये करो, 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 बस। अगर वो कहते हैं डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से करो तो ऊपर वाले तरीके अप्लाई नहीं करोगे, रिमाइंडर थ्योरम से करोगे। अगर वो सवाल में कहे कि सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करके करो तो ऐसे करोगे। अगर वो सवाल में लिख दे कि करो ही मिडिल टर्म ब्रेकिंग से, तो सिर्फ किससे करोगे, इसी से करोगे। लेकिन अगर नहीं बताया तो फिर ऊपर वाले स्टेप्स को लाइन बाय लाइन फॉलो करते हुए चलना। तो हम पहले वाले तरीके की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारा तरीका दिया हुआ है टेकिंग कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स। देखिए कितने मजे से फैक्टर्स बनने जा रहे हैं, अभी चुटकी बजाते हुए फैक्टर्स बनेंगे इंशाल्लाह। ओके, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है 2x + 2y। ओके, कितनी टर्म्स है? मेरी बातों पे चलो, सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दो। दो टर्म्स हो ऐड हो सकती है, दोनों डिफरेंट वैल्यू है, सिंगल में कन्वर्ट हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती। ओके, मैं तुम्हें ये जो बात बता रहा हूं ना, तुम्हें इससे शायद समझ आ जाएगी। एक लिखा हुआ है 2x प्लस लिखा हुआ है 3x। मैं बोलता हूं इसके फैक्टर्स बनाओ। क्या बनाओ इसके? तो कोई कॉमन लेने में घुस जाएगा, सही है, खुद फॉर्मूला सोचेगा, कुछ सोचेगा। भाई एक बात बताओ, 2x और 3x कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स है। हमारा टारगेट क्या है? सवाल को ऐसे प्रोसीड करना है कि चीज मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरी उसकी निशानी आपको क्या बता दी कि वो सिंगल टर्म बन जाए। क्या बन जाए? दो टर्म ना रहे, एक बन जाए। तो क्या ये दोनों ऐड नहीं हो सकते? ऐड करो तो कितना हो जाएगा? बन गया फैक्टर। बने या नहीं बने? क्या कोई मैंने जुगाड़ लगाई, कोई कुछ किया, अकल से खेला ना, क्योंकि मुझे हर चीज का पता था।
कहीं कॉमन लिया, कहीं कुछ किया, ये तो जमा करने से ही फैक्टर बन गए भाई। 5 और x दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फैक्टर नहीं आए, कोई बोले नहीं आए, आ गए ना फैक्टर। तो भाई सिंगल टर्म का टारगेट दिमाग में रखना है। सिंगल टर्म मतलब नो प्लस माइनस बीच में, ब्रैकेट में जो कुछ आता है आता रहे, हमें उससे गर्ज नहीं है। हमें किससे गर्ज है, सिंगल टर्म चाहिए हमें। या इसको इस तरह से तोड़ लो कि रिजल्ट में वैल्यू सारी मल्टीप्लाई हो रही है, तो बात तो एक ही है, रिजल्ट भी ऐसी है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो है तो सिंगल ही ना। तो चाहे तो सिंगल मुंह से निकाल लो तो भी एक ही बात है, अगर बोलो कि इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इससे। तो देखो इसमें कितनी सिंपल सी अकल है, हो गया ना फैक्टर। इसके अंदर ये जमा नहीं हो सकते, इसमें ये जमा नहीं हो सकते। तो अब जब जमा नहीं हो सकते तो फैक्टर बनाने के लिए पहला वाला तरीका लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, टेक इट कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स। कितनी टर्म्स है बेटा, एक टर्म और ये दो टर्म। अच्छा कॉमन क्या क्या चीज आती है, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। सबसे पहली चीज कॉमन आती है साइन, सेकंड चीज आपके पास आता है कोफिशिएंट, तीसरी चीज आपके पास आती है, ओके बस ये काम हमने करना है। मैं आपको अभी साइन कॉमन लेना नहीं सिखा रहा, वेरिएबल कॉमन लेना नहीं सिखा रहा, ठीक है। मैं सवाल ही ऐसा नहीं दे रहा कि जिसमें साइन या वेरिएबल कॉमन लिया जाएगा, अलग अलग सवाल करवाऊंगा। पहले कोफिशिएंट कॉमन लेने की प्रैक्टिस करा रहा हूं, फिर वेरिएबल कॉमन लेने की प्रैक्टिस करा दूंगा, और फिर किसको कॉमन लेने की प्रैक्टिस करा दूंगा, तीनों लेवल के सवाल बच्चों जैसे अलग अलग बना के दूंगा, ताकि क्लियर हो जाए कि भाई वेरिएबल कैसे कॉमन हो रहा है, कोफिशिएंट कैसे कॉमन हो रहा है, और साइन कैसे कॉमन निकल रहा है। क्लियर हो गई बात। तीनों की बातें अलग अलग हैं, तीनों की बातें अलग अलग हैं। एक बग में लेने तीनों कॉमन है, तीनों लेकिन अलग तरह से लेने। तो मैंने क्या बताया, एक पंगा नहीं आया, तीन तीन पंगे सामने आने वाले। तो क्या कहते हो, किसी जगह किसी से लड़ाई करोगे तो एक वक्त में एक ही को मारोगे ना, या तीनों को एक साथ मारोगे, 10 हाथ तो नहीं है ना, एक एक करके इंसान सबको फाइट करता है। तो यहाँ पर भी एक एक करके जब काम करोगे तो सब निकलते रहेंगे, कोई तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। झाड़ू पूरी तुम्हें दे दूं तोड़ने के लिए प्रॉब्लम है, एक एक तिनका दे दूं बैठे बैठे तोड़ दोगे सारी झाड़ू। ऐसे ही तो मैथ्स है, एक एक चीज को उठाते जाओ, समझते जाओ, उसका हल करते जाओ, हो जाएगा। एक साथ सब कुछ आ जाएगा, जो टीचर तुम्हें बता रहा होता है तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा अब कलेक्शन के तरीके क्या बताता हूं, मींस कॉमन का तरीका गौर से समझ लीजिएगा। कॉमन है क्या, कॉमन का मतलब होता है कलेक्शन करना। क्या करना, अब कलेक्शन के लिए मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार तो नहीं दूंगा, एक ही दफा समझा रहा हूं, ध्यान में एग्जांपल रख लीजिएगा, आपको याद रहेगी। मैं आप सबको ये कहता हूं कि आप एक काम करो कि हमने जो है वो पिकनिक पे जाना है, और हर बच्चा जो है वो 1000 रुपीज जो है वो कल तक जमा करवा देगा। 20 स्टूडेंट्स बैठे हो तो 20 के 20 स्टूडेंट जो है वो कल की डेट पे 1000 रुपीज जमा करवा दीजिएगा, हमने पिकनिक पे जाना है। क्लियर हो गई बात। मैथ्स हमें अकल देती है, क्या देती है, अकल देती है। समझ आ रही है, जैसे मैंने अभी बताया ना, दिमाग का ढक्कन खुलेगा, इससे प्यार हो जाएगा, ये अब सारी सिनेरियो आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ कॉमन समझाने जा रहा हूँ, नई नई बातें, नई नई तर्ज की चीजें खुद समझ आ जाएंगी। मैथ्स कहती है असूल पे चलो, बेअसूली ना करो, फंस जाओगे, ठीक है, असूल पे चलो, बेअसूली ना करो। अब वो असूल तुम्हें अभी नजर आ जाएगा। ओके, मैंने आपको अनाउंस कर दिया पैसे लेकर आ जाना। क्या ये जरूरी है कि कल जब बच्चे आए तो सारे के सारे 1000 ले आए? किसी के पास होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, किसी के पास थोड़े थे, किसी के पास ज्यादा थे, किसी के पास कुछ भी नहीं थे। तो एक बच्चा आया मेरे पास, कहता सर ये 1000 ले ले, मैं पैसे लाया हूं, मैंने रख लिए और जेब में डाले, मैं कहीं लिख नहीं रहा हूं उसको। फिर एक और बच्चा आया, उसने भी 1000 दिए, तीसरा आया, उसने भी दे दिया। फिर 2 बच्चे आए, उन्होंने कहा सर ये 500 रुपए थे, 500 रुपए पिकनिक वाले दिन में दे दूंगा। तो अब क्या करूँ, या तो वापस कर दूं या जेब में डाल दूं। ओके, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कलेक्शन तो करनी है, आ जाएंगे बाद में पैसे, उनसे भी 500 रुपए लिए और क्या किया, जेब में डाल दिया। कोई और आए, उन्होंने 2 बच्चे, किसी ने 200 दिए, 300 दिए, वो भी मैंने जेब में डाला, कहीं नहीं लिख रहा। ओके, 2 दिन बाद पता चला भाई सर्दियां बढ़ गई हैं तो पिकनिक हो गई कैंसिल। पिकनिक क्या हो गई कैंसिल। अब जिससे पैसे लिए उसको रिटर्न कर लेना। मैंने तो कहीं नहीं लिखा कि फलाने ने इतने दिए थे, फलाने ने इतने दिए थे, फलाने ने इतने दिए थे, बेअसूली कर ली ना मैंने, तो फंस जाऊंगा।
हो सकता है कि जिसने 1000 रुपए दिए हैं, ठीक है, मेरे दिमाग में से निकल गया, हो सकता है जिसने 500 दिए हो आके बोले सर मेरे 1000 रुपए दे दो, हो सकता है ना, समझा ना। हो सकता है जिसने नहीं भी दिए थे वो भी आके बोले सर मेरे तो पैसे दे दें। आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये सब चल रहा होगा कि हमने तो दिए नहीं, चलो सर तो दे रहे हैं, हम भी जाके लाइन में लग जाते हैं। तो ये बस बेअसूली हुई ना। अगर ये मैंने क्या किया ना, तुम लोगों से पैसे कलेक्ट किए थे ना, ये कलेक्शन का रूल गलत था। इस कलेक्शन को कॉमन लेना कहते हैं। अगर मैं ये रूल बना लेता, भाई देखो सबके पास होंगे तो मैं पैसे लूंगा, वरना एक से भी नहीं ले रहा हूं, जाओ। लिखना नहीं है मैंने कहा जब तक 20 के 20 पैसे नहीं लाओगे तो मैं तुमसे पैसे। और अगर मैं सबसे यही रूल बना के, प्रिंसिपल बना के, मतलब सबके पास होते तो कलेक्ट कर लेता, तो अगर पिकनिक कैंसिल हो जाती तो कोई प्रॉब्लम होती? सबसे लिए तो रिटर्न भी किसको करने? समझ आ रही है? ये इतना ऐसा असूल यहाँ पर याद रखना है। मतलब जब कॉमन लेना है तो डंडी नहीं मारनी, कॉमन लेना है तो जब सब में होगा तो कलेक्शन होगी, जब सब में होगा तो। अगर सब में मौजूद नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है, तो कलेक्शन करूंगा, कॉमन लूंगा नहीं लूंगा। दिमाग में बैठ रही है बात? ये बहुत मामूली सी बात है कि कलेक्शन करूंगा तो सबसे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। वरना कैसे हो जाएगा, वही पिकनिक वाली बात में फंस जाएंगे। तो एग्जाम्पल इसीलिए दी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई कलेक्शन तोड़ तोड़ के हमने नहीं करनी, एक ही साथ कलेक्ट करना है और सबसे करना है, अदरवाइज कलेक्ट ही नहीं होगा। कोफिशिएंट कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? कोफिशिएंट। तो यहां पर देखो इसका कोफिशिएंट क्या है? 2। इसका कोफिशिएंट क्या है? 2। क्या ये 2 दोनों में एग्जिस्ट करता है? तो इसका मतलब क्या है कि 2 कॉमन आ रहा है ना? 2 दोनों में पड़ा हुआ, 2 इधर भी पड़ा हुआ है और 2 इधर भी पड़ा हुआ है। तो अगर कोई नंबर, सेम नंबर आपको सब टर्म में मिले तो इसका मतलब है आप 2 उससे कलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? या तो 2 मिल जाए या 2 के टेबल में आ रहा हो तो भी कोई मसला नहीं है। तो फिलहाल तो 2 2 नजर आ रहा है। तो आपने क्या काम करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है? सॉल्यूशन लिखोगे, उसके बाद उतारोगे सवाल। स्टेपिंग भी साथ बता रहा हूं करने की। फैक्टराइजेशन की स्टेपिंग क्या है? 2 सवाल दिया हुआ है, सॉल्यूशन के बाद लिखो सवाल। नेक्स्ट काम क्या करना है? पहला काम क्या करना है, इसको पढ़ लो, टेकिंग कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें से कॉमन लेना है। मैंने अभी आपको बताया, मैं सिर्फ कोफिशिएंट की प्रैक्टिस करा रहा हूं। 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, दोनों में है, तो कॉमन क्या आ रहा है? 2। कॉमन लेने का अब असूल क्या होता है? जैसे ही किसी जगह से कॉमन आता है उसके बाद डायरेक्ट ब्रैकेट लगता है। उसके बाद मैथ्स के रूल के हिसाब से जैसे ही कलेक्शन हुई तो फौरन क्या लग जाएगा? कोई बीच में साइन नहीं आता, फौरन क्या लग गया? ओके, यहां से 2 बाहर आ गया, चलो 2 कलेक्ट हो गया ना, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? और यहां से 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? अंदर क्या बन गया? x प्लस कितनी टर्म लिखी भी यहाँ पर? 3 है, शाबाश। एक 2 है और ये पूरा ब्रैकेट वाला भी 1 है, तो क्या इसके और इसके दरम्यान में कोई साइन है? तो बन गए फैक्टर्स। कितना आसान काम था कुछ मुश्किल? समझ आ रही है बात? सिर्फ क्या करनी थी, एक लॉजिक से कलेक्शन करनी थी, एक स्टेप में ही आंसर आ गया। तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करते जाओ, कोई काम मुश्किल नहीं है, हलवा है। सिर्फ देखो और आंसर बताओ, देखो और आंसर बताओ। और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सवाल मेरे पास और दिया हुआ है, 3x माइनस 3y प्लस 3z। ओके, क्या काम करना है? सॉल्यूशन लिख के क्या उतार देना है? सवाल। 3x माइनस 3y प्लस क्या है? 3z। जी 3 टर्म्स है, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। हमने क्या कहा? गेम खेलना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने का तरीकेकार क्या है? वो चीज सब में होनी चाहिए। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सब में है। हमने कहा जो चीज सब में मौजूद हो या सेम टेबल में आ रही हो, ठीक है, अभी तो सब में मौजूद है, टेबल वाली बात आगे आ जाएगी। तो आप वो चीज लिखो और लिखते ही क्या डाल दो? 3 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? 3 बाहर चला गया, क्या बचा? और यहाँ क्या बच गया? आ गया आंसर। क्या मुश्किल थी इसमें? हवा था ना, बिल्कुल बच्चों वाला। इससे कोई आसान होगा? और यही फैक्टराइजेशन आपकी हल करने वाला बनी हुई है, होती नहीं है, समझ ही नहीं आता। अब मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बोलोगे मेरी 3-4 की मैथ्स मुश्किल है, ये तो आसान है। एक सवाल और कर लेते हैं। 5x प्लस 5a। जी
क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन लिखा और क्या उतारा, सवाल उतारा। 5x प्लस क्या गया 5 ओके जी, 5 इधर भी है, 5 कॉमन लिया तो क्या बचा x जैसे ही कॉमन हो गया ब्रैकेट डालोगे, 5 बाहर गया तो कितना बचा x, ये बाहर गया तो कितना बचा, हो गया मसला। ओके एक सवाल दिया हुआ a इंटू एक्स माइनस वाई, कितनी टर्म्स है, एक टर्म है, शाबाश। फिर मैंने यहाँ पर लिखा b इंटू एक्स माइनस वाई, कितनी टर्म्स है, दो। ये एक टर्म है और ये एक टर्म। अब मजा आ रहा है ना काम करने में। ओके जी, अब ये बताओ यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, yes sir x माइनस वाई इधर भी है और x माइनस वाई, मैंने कहा जो चीज सेम हो कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लिया, x माइनस वाई, क्योंकि ब्रैकेट में जुड़ा हुआ था ब्रैकेट में ही लिख दिया। इसको कॉमन लेने के फौरन बाद क्या डाल दी, ब्रैकेट। x माइनस वाई पूरा बाहर चला गया, क्या बच गया इसकी जगह, ये पूरा बाहर चला गया, क्या बच गया, सिंगल टर्म बन गया। आ गया ये आंसर, तो हुआ ना गेम की तरह। जो जो मैंने आपको केसेस बताए हुए उनकी मदद लेते जाओगे, चुटकी बजाते हुए काम होना शुरू हो जाएगा, कहीं नहीं बचोगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत की है आपको भी अंदाजा हो गया होगा, छोटी 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 छोटी।